आपके घर का खर्च बढ़ रहा है लेकिन कमाई उतनी नहीं बढ़ रही। आप रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम सुनकर परेशान हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, दूध दाल चावल सब महंगा हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा देश कर्ज में डूबता जा रहा है। आज भारत पर 181 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। जी हाँ, यह रकम इतनी बड़ी है कि इसे गिनने में कई साल लग जाएं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब भारत का कर्ज 54 लाख करोड़ था, लेकिन 2024 में ये 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़कर 181 लाख करोड़ हो गया है। यानी मोदी सरकार हर साल देश को कर्ज में डुबाती रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कर्ज लिया क्यों गया। सरकार कहती है कि ये विकास के लिए लिया गया, लेकिन सवाल उठता है कि अगर इतने बड़े बड़े कर्ज लेकर विकास किया जा रहा है तो देश की जनता को इसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा। हर साल मोदी सरकार बजट पेश करती है जिसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11.11 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, किसानों को इतना पैसा मिलेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन जब साल खत्म होता है तो पता चलता है कि ये घोषणाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती हैं। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने हर बजट में बड़ी घोषणाएं की, लेकिन क्या आम आदमी को इसका फायदा मिला? बिल्कुल नहीं। सरकार का दावा है कि उसने टैक्स से होने वाली कमाई बढ़ा दी है, लेकिन सवाल यह है कि इस टैक्स से फायदा जनता को क्यों नहीं मिल रहा। पेट्रोल डीजल पर टैक्स इतना बढ़ा है कि 100 रुपए लीटर हो गया है पेट्रोल का दाम। जीएसटी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। इनकम टैक्स का बोझ बढ़ता गया, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं मिली। तो सवाल ये उठता है कि अगर सरकार टैक्स से इतना पैसा कमा रही है तो फिर भारत का कर्ज इतना क्यों बढ़ रहा है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये कर्ज सिर्फ भारत के अंदर ही लिया गया, तो ऐसा नहीं है। भारत ने विदेशी बैंकों और संगठनों से भी भारी कर्ज लिए रखा है। जनवरी 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704.9 बिलियन डॉलर्स का था, लेकिन ये भी हमारे कुल कर्ज का 90% चुकाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। यानी सरकार कर्ज में कर्ज ले रही है और इसका भार आने वाले समय में जनता पर ही पड़ेगा। भारत का कर्ज बढ़ता जा रहा है और सरकार को इसे सही तरीके से मैनेज करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कर्ज के बावजूद क्या सरकार कुछ अच्छा नहीं कर रही। सरकार कहती है कि उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश किया है, लेकिन ज़रा हकीकत देखिए। रेलवे स्टेशन पर नई टाइल्स लग गई, लेकिन ट्रेन लेट चल रही हैं। एयरपोर्ट चमक रहे हैं, लेकिन हवाई किराया आसमान छू रहा है। सड़कों के नाम पर टोल बढ़ा दिया गया, लेकिन सड़कों की हालत बदतर होती जा रही है। यानी सरकार दिखावे में पैसा खर्च कर रही है और जनता को कर्ज में डुबो रही है। एक और बड़ी बात यह है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच इस समय गहरे मतभेद चल रहे हैं, खासकर आर्थिक मामलों को लेकर। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का मानना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां देश को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन मोदी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और हर बजट में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रहे हैं। अगर मोदी सरकार इसी तरह से कर्जे लेती जा रही है और आम जनता को राहत नहीं दी तो भविष्य में क्या होगा। भारत का कर्ज और बढ़ेगा, जिससे महंगाई और बढ़ेगी। टैक्स और ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, जिससे मध्यम वर्ग की बचत खत्म हो जाएगी। विदेशी निवेशक भारत से दूरी बना लेंगे, जिससे रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे और सरकार को कर्ज चुकाने के लिए सरकारी कंपनियों को बेचना पड़ेगा, जिससे देश की संपत्ति निजी हाथों में चली जाएगी। अगर भारत को इस कर्ज से बचना है तो सरकार को अनावश्यक खर्चों को कम करना होगा।
टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल करना होगा, लोकल बिजनेस और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, सरकारी संपत्तियों को बेचने के बजाय उन्हें बेहतर तरीके से मैनेज करना होगा। साफ है कि मोदी सरकार ने कर्ज के बोझ को बढ़ाने के अलावा कुछ खास नहीं किया। बजट में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। टैक्स से सरकार ने रिकॉर्ड कमाई की, लेकिन जनता को इसका फायदा नहीं मिला। सरकारी योजनाएं सिर्फ विज्ञापनों तक सीमित रह गईं। MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।